We're going to discuss about the second chapter of standard 12th psychology, that is our learning skills. Friends, here is it is mentioned that psychology is a science of behavior. ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा बिकॉज बहुत बारी ऐसा होता है कि स्टैंडर्ड 12th के बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में ये स्टेटमेंट डाल देंगे, साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, और नीचे डैश करके पूछ देंगे कि एक्सप्लेन। तो आपको पता होना चाहिए कि वाई साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर, राइट। अभी ऐसा क्यों होता है या साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर की तरीके से क्यों समझा जाता है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा पूरा का पूरा ये वीडियो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि हाउ साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर दिस वीडियो। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो के बारे में एंड इस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। Recent studies ऐसा कहती है that every living being on earth has to learn to adapt to the surrounding environment and it is an inevitable process. स्टडी जो हुई वो ऐसा बताती है that इन पूरी की पूरी अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग बींग्स रहते हैं उन सबको सराउंडिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहना ज़रूरी है। एंड इसी बेसिस पे लर्निंग इज एन इनएविटेबल प्रोसेस, ऐसा हम कह सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भाई हमें सीखने की क्या ज़रूरत है, वाई वी हैव टू लर्न, राइट। तो उसका आंसर सेकंड लाइन में दिया गया है दैट एवरी लिविंग बीइंग फॉर हिज ओन सेफ्टी एंड सस्टेनमेंट हैज टू लर्न समथिंग और द अदर स्किल। हमें किसके लिए, हमें खुद की सेफ्टी के लिए और हमें सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ स्किल्स, कुछ ना कुछ टेक्निक्स सीखनी बहुत ही ज़रूरी रहती है। एंड इसी टेक्निक्स के बेसिस पे, इसी लर्निंग के बेसिस पे इट ब्रिंग्स चेंज इन एन आवर बिहेवियर एंड इन द सिचुएशन विच हेल्प्स द मैन टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सामने एक शेर आ जाता है तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं कि या तो हम भागे या तो हम उसका मुकाबला करें। अगर हमें उससे मुकाबला करना है तो हमें पता होना चाहिए टू हाउ टू फाइट विद द लायन। तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्किल, दैट इज अ स्किल। तो अगर हमने कहीं सीखा होगा दैट हाउ टू फाइट अ लायन, देन हम उसके सामने लड़ पाएंगे। लेकिन हमें कोई स्किल नहीं आती, वी डोंट हैव एनीथिंग इन लर्निंग। तो इतना तो पता ही है कि अगर हमें हमारी जान बचानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। सो भागना इज ऑल्सो अगेन अ लर्निंग। कैसे पता चला, शेर आया सामने, पता चला डर लग रहा है, जिंदा बचाने हैं खुद को, तो हमें भागना पड़ेगा। तो दैट इज अगेन अनदर स्किल, राइट। सो ओवरऑल सेफ्टी के हिसाब से, अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से दो टाइप की चीज़ें जो है वो हम हमारे पूरे के पूरे जीवन में सीखते हैं। एक होता है नेचुरल बिहेवियर और दूसरा होता है लर्नड बिहेवियर। मतलब क्या, इसका मतलब सिंपल है कि एक ऐसा बिहेवियर होगा जो हमारा नेचुरल है, जो अंदर से ही आता है, और दूसरा ऐसा होता है जो लर्न बिहेवियर, जैसे कि शेर आ गया सामने और हम भाग जाते हैं तो दैट इज नेचुरल बिहेवियर। लेकिन शेर आ गया सामने और हम उससे फाइट करते हैं तो फाइट करना इज अ लर्न बिहेवियर, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ। नाउ देयर इज नो नीड फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फॉर नेचुरल लर्निंग। भागने के लिए हमें कोई भी टाइप के नेचुरल लर्निंग की जरूरत नहीं। जब से पैदा हुए तब से हमारे पास किसी ना किसी तौर पे ऐसे नेचुरल डिवाइसेस हमें फिट किए हुए हैं। जैसे नहीं, आप एक नया गैजेट खरीदते हो उसमें एक ऑलरेडी सिस्टम इनबिल्ट होती है, वैसे नेचुरल बिहेवियर आपकी बॉडी का इनबिल्ट सिस्टम है। सामने खतरा आ जाएगा तो हम भागी जाएंगे, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, राइट। अगर हम व्यक्ति वाले के जा रहे हैं, बीच में कोई कार आ गई, हम ब्रेक मारेंगे, नेचुरल बिहेवियर, राइट। सो ये सारी चीज़ें कैसी हैं, नेचुरल बिहेवियर है। अगर एक बच्चा, छोटा सा बच्चा है जो 1-2 महीने का है, भूख लगती है तो क्या करता है, रोना शुरू कर देता है, नेचुरल बिहेवियर। तो उसकी उसकी माँ उसे क्या दे देती है, खाना देती है, दैट इज अगेन नेचुरल बिहेवियर, राइट। सो नेचुरल बिहेवियर हमारी बॉडी में इज लाइक एन इनबिल्ट सिस्टम, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम लर्न बिहेवियर की बात करें, that learned behavior means that learning which take place by observing others or it is taught to an individual by other people or stimulus in the environment, right। learned behavior क्या कहता है, ये उसकी डेफिनेशन कहती है कि ये एक ऐसा बिहेवियर है जो
किसी को ऑब्जर्व करके हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल ने हमें सिखाया हो सकता है, या तो हमें आजू बाजू के एनवायरनमेंट से सीख गए हो सकते हैं, राइट। सो लर्नड बिहेवियर में कैसा होता है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस, बाहर के किसी एलिमेंट ने हमें चीजें सिखाई हो और हमने उसको एडॉप्ट किया हो, राइट। दैट इज आवर नेचुरली लर्नड बिहेवियर। सो अगर लर्नड बिहेवियर की बात करें, तो जैसे आप ड्राइविंग पहले से सीख के नहीं आते, आपको सिखाया जाता है। एक्टिवा हो, साइकिल हो, गाड़ी हो, और आपको पता होगा कि उसको लेके आपको एल वाली लर्नड लाइसेंस, लर्नर्स लाइसेंस भी दिया जाता है। ये एल यानी क्या, कि इंसान सीख रहा है, राइट। तो ये हम उसके लिए कहाँ जाते हैं, हम इसके लिए ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, हम इसके लिए आरटीओ में लाइसेंस लेने जाते हैं, टेस्ट देते हैं और पास होते हैं। तो दैट इज आवर लर्नड बिहेवियर, राइट। तो ऐसे ही अगर आपको समझ लीजिए कि आपकी लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करी जाए, तो साइकोलॉजी में क्या आता है, 11th की साइकोलॉजी कैसी थी, 12th की साइकोलॉजी में क्या आता है, मास्टर्स में क्या आनेगा, ये सारी चीज़ें आपको सिखाया जाएगा किसी के द्वारा। एंड दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो लर्न बिहेवियर। बट लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जो नेचुरली आती है। जैसे किसी इंसान को हम थम्स अप करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि दिस इज समथिंग लाइक कि जो काम होना था वो हो गया, या तो ऑल द बेस्ट, राइट। तो इस तरीके के लर्न बिहेवियर आता है, नेचुरल बिहेवियर भी आता है। नाउ लर्निंग को अगर हमें समझ, ये आप लोगों ने देखा कि बिहेवियर के बारे में, व्हाट इज लर्न बिहेवियर, व्हाट इज नेचुरल बिहेवियर। बट अगर हमें लर्निंग के बारे में जानना है, तो व्हाट इज लर्निंग, तो उसकी बहुत सारी डेफिनेशंस यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास। उसमें से एक डेफिनेशन है सीटी मॉर्गन की। सीटी मॉर्गन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। वो कहता है दैट लर्निंग इज एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और अ प्रैक्टिस। हम इस डेफिनेशन को टुकड़ों में बांटते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये समझ लीजिए, लर्निंग इज एन एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंज। कैसा चेंज है, रिलेटिवली परमानेंट चेंज, टेम्पररी चेंज की बात नहीं हो रही, परमानेंट चेंज। लर्निंग इज अ परमानेंट चेंज इन ह्यूमन और एनिमल्स बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और अ प्रैक्टिस, राइट। जैसे बहुत बारी होता है ना, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा, किसी इंसान को एक बार धोखा मिल जाता है तो फिर वो दूसरी बार संभल संभल के चलता है। गुजराती में भी एक कहावत है कि भाई दूध नो मायरो, दूध नो दाइजो, छाछ पण फूकी फूकी न पिए। इट मीन्स कि किसी का मुंह अगर दूध से, गर्म दूध से जल गया है, तो वो बटर मिल्क को, छाछ को भी फूक मार मार के पिएगा। तो दैट शोज दैट कि आपके अगर एक्सपीरियंसेस खराब है तो आप उस एक्सपीरियंस से सीखते हो, अगर आपके एक्सपीरियंस अच्छे हैं तो आपको वो एक्सपीरियंस से भी सीखते हो, राइट। सो इन शॉर्ट, किसी भी ह्यूमन या एनिमल के बिहेवियर में किसी बाहर की प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस की वजह से अगर कोई परमानेंट चेंज आ जाता है, देन इट इज कंसिडर्ड एज लर्निंग। नाउ इसकी बेसिस पे, इसी डिफिनेशन के बेसिस पे लर्निंग प्रोसेस के 3 पॉइंट्स बहुत ही क्लियर हो जाते हैं। पहला है एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस, सेकंड इज चेंज इन बिहेवियर, एंड थर्ड इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज। एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस से बिहेवियर के अंदर परमानेंट चेंज आना, दैट इज लर्निंग। एम आई क्लियर? यस। अभी चलते हैं सबसे पहले पॉइंट के ऊपर इसके, जो बताता है एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। Whenever man or animal learn something, there is a change in behavior. इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम जब भी कुछ सीखते हैं तो हमारे बिहेवियर में चेंज आता है। जैसे कि अगर हम मूवीज़ देखने जाते हैं, तो मूवीज़ में जो भी हमारा फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस है, उसकी कपड़ों की सेंस, उसके चालने की स्टाइल, उसके बोलने की स्टाइल, उसके डायलॉग्स, राइट। उसको उसमें भी कोई उसका फेमस डायलॉग, उसका कोई जैसे आप लोगों को पता होगा केजीएफ की मूवी आई, तो उसके बाद जैसे यश का पोर्ट्रेट था उसमें, जैसे रॉकी को बताया गया था लंबे लंबे बाल, उसका सूट जो है, फॉर्मल कपड़े पहनने की स्टाइल, ये सारी ही चीज़ें लोगों ने देखी और उसके बाद लोगों ने फॉलो करना भी शुरू किया, राइट। मतलब वापस से फैशन एक रेट्रो साइड चली गई। क्यों? क्योंकि रॉकी को 1990s 1980s का एक्टर बताया गया है, और वो एक्टर जो है वो 1980s या 1990s के कपड़े पहनता था। तो आज के टाइम में 2025 में भी वापस वैसे ही कपड़ों का पूरा एक ट्रेंड शुरू हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मूवी, राइट।
तो यहाँ पे लोगों ने देखा रॉकी को कि नहीं यार ऐसे कपड़े भी अच्छे लगते हैं, तो लोगों ने दाढ़ी बनाना शुरू कर दिया, कपड़े ऐसे बनाना शुरू कर दिए, इवन गोगल्स भी उन्होंने ऐसा पहनना शुरू कर दिया, राइट? सो दिस इज व्हाट अ बिहेवियर change can be bring in any human or in an animal through movies, right? But if the behavioral change is not by training, experience or practice, then it is called as learning. It is not be called as learning. मगर बोला जाता है कि अगर हमारे बिहेवियर में लर्निंग की वजह से चेंज नहीं आया, मतलब कि एक्सपीरियंस या हमें कोई भी ऐसा ट्रेनिंग नहीं दिया गया है या ही हमें कोई ऐसी प्रैक्टिस नहीं दी गई है और उसकी वजह से भी अगर हमारे बिहेवियर में चेंज आ रहा है, तो उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे, राइट? उसे हम लर्निंग नहीं कहेंगे. वन शुड नोट दैट behavioral changes also occur due to maturity, टायर्डनेस, डिसीज और इंजरी. ये चीज़ भी आपको जानने की ज़रूरत है कि बिहेवियर में चेंज इस वजह से भी आ सकता है. फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए एक छोटा बच्चा जब अपने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ता है, तब वो अपने मम्मी पापा की हर एक चीज़ें मानता है, जैसा मम्मी पापा कहेंगे वैसा ही होगा. 10th स्टैंडर्ड के बाद वो 11th 12th में आएगा तो उसको लगने लगेगा कि भाई नहीं भाई, अब हम थोड़े मैच्योर हो गए, हमें थोड़ी आज़ादी चाहिए. और उसके बाद जब 12th में आता है तब तो उनको ऐसा ही लगने लगता है कि भाई अपन ही भगवान है, मतलब ऐसा लगने लगता है कि उसको कोई भी कंट्रोल नहीं चाहिए. जैसे जैसे मैच्योरिटी आती रहती है, बिहेवियर चेंज होता रहता है, राइट? बट ऐसे बिहेवियर को हम लर्निंग नहीं कह पाएंगे. ऐसे बिहेवियर को हम लर्निंग नहीं कहेंगे. क्यों? क्योंकि इसमें कुछ सीखा नहीं है, कुछ ट्रेनिंग नहीं मिली, राइट? और ना ही कोई एक्सपीरियंस हुआ है. तो सीटी मॉर्गन की डेफिनेशन में यही कहा जाता है कि परमानेंट चेंज आना चाहिए, बट एक्सपीरियंस एंड पास्ट प्रैक्टिसेस की वजह से आना चाहिए. ऐसे ही नेचुरली मैच्योरिटी की वजह से या आलस की वजह से या किसी भी टाइप का डिसीज हुआ है आपको, उसकी वजह से अगर आपको चेंज आ रहा है, तो दैट इज नॉट लर्निंग. क्लियर? यस. आगे बढ़ते हैं. In the same way, when we cannot stand properly due to exhaustion or breaking of a bone due to injury, and not being able to walk properly cannot be called learning. अगर हमारे कोई डिसीज हुआ है, ऐसा डिसीज हुआ है जिसमें हमारे बोन्स बहुत वीक हो चुके हैं और डॉक्टर ने हमें खड़ा भी नहीं हो पाएगा ऐसा रेकमेंड किया है, हमें व्हील चेयर दे दी है, तो व्हील चेयर की ही हमें आदत पड़ जाती है, तो दैट आदत इज नॉट बी कंसिडर्ड एज लर्निंग. वाई? बिकॉज वो हमारा मेडिकल कंडीशन है, राइट? सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना रहेगा. देन आफ्टर, change in behavior, it can be called learning only when it brings change in behavior pattern of an individual. अगर हमें समझ जाना है कि अगर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है दैट एक बच्चा और चाइल्ड हु डज नॉट नो हाउ टू राइड अ बाइसिकल will fall down when he tries to ride it for the first time. But with the training and practice, the child will learn to keep balance and pedal slowly and learn to ride a bicycle. ये क्या समझा जाता है? चेंज इन बिहेवियर. एक बार फर्स्ट टाइम साइकिल चलाएगा गिरेगा, दूसरी बार चलाएगा गिरेगा, तीसरी बार चलाएगा गिरेगा, चौथी बार उसे पता चलेगा कि नहीं भाई, धीरे धीरे पैडल मारते हैं ताकि स्पीड में रहेगी गाड़ी, गाड़ी में स्पीड रहेगी तो गिरेगी नहीं. ये उसे स्टॉप हो जाने के बाद जब गिरता है तब पता चलता है, तो आधे आधे पैडल मारना पहले शुरू करता है. और जैसे ही थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसे पता चलता है कि ओके दिस इज गोइंग लाइक दिस, फिर वो पूरे पैडल मारना शुरू करता है. जब पूरे पैडल के साथ गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ती है, तो उसे पता चल जाता है कि भाई इस तरीके से साइकिल चलाया जाता है, राइट? दिस इज कॉल्ड चेंज इन बिहेवियर. उसे पता चलने लगा कि भाई अब सीधा ही ऊपर बैठ के पैडल मारना शुरू कर देना है, ऊपर बैठ के खाली खड़े नहीं रहना है, राइट? देन third point, that is relatively permanent change. The behavioral changes produced by learning are relatively permanent. जैसे एक बार आपने साइकिल सीख ली तो आपको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आपने एक्टिवा सीख लिया तो आपको बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आपने गाड़ी सीख ली तो बार बार सीखने की ज़रूरत नहीं है. जैसे यंगस्टर्स को मैगी बनाना एक बार सीखा दो तो वो परमानेंटली उसमें उसे याद रह जाएगा, राइट? तो उसे बार बार ये चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो इसकी वजह से अब बिहेवियरल चेंजेस प्रोड्यूस बाय लर्निंग आर रिलेटिवली परमानेंट, और उसे वापस से रिपीटेटिवली समझाने की ज़रूरत नहीं है अगर बच्चा नॉर्मल है तो. क्लियर? नाउ द मेथड्स. हाउ डू वी लर्न? हम सीखते कैसे? सीखना क्या होता है ये तो हम लोगों ने जान लिया, बट सीखते कैसे? उसकी देर आर मल्टीपल मेथड्स, राइट?
और उसमें से हम फर्स्ट मुद्दा यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज लर्निंग बाय इमल्शन, दैट इज मॉडलिंग एंड लिमिटेशन। इमल्शन से इंसान कैसे सीखता है? मोस्ट ऑफ द learning done by human child or animal is because of limitation or immersion. Learning by immersion is called observation और social learning, मतलब सामने वाले को देख के, या हमारी सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, हमारा परिवार जो है, हमारे फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, उन लोगों को ऑब्जर्व करके हम जो सीखते हैं, दैट इज लर्निंग बाय इम्यूलेशन, राइट। तो यहाँ पे हम लर्निंग बाय इम्यूलेशन को एक और चीज से समझ सकते हैं, दैट ऑब्जर्वेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्यूलेशन। अगर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो बच्चा इम्यूलेशन के थ्रू सीख नहीं पाएगा, उसके लिए दूसरी टेक्निक्स चाहिए रहेगी, राइट। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत मस्त एग्जांपल लिखा हुआ है, a 1 year child putting a mobile phone near the ear and talking is an example of learning by emulation। हम सबको पता है हम कैसे बात करते हैं, कॉल रिसीव करके सीधा कान पे लगा देते हैं। तो जो बच्चा हमारे सामने बैठा है वो भी हमें ऑब्जर्व कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि भाई फोन में रिंग बजी तो आपने मोबाइल उठाया, और जैसे ही उठाया आपने सीधा कान पे लगाया और फिर आप अपने बोलना शुरू कर देते हो। उसके लिए उसे नहीं पता कि ये मोबाइल है, बस उसे इतना पता है कि अगर इसमें रिंग बजती है ये डिवाइस में, तो उसे उठा के कान पे लगना है और बोलना शुरू कर देना है। उसे ये नहीं पता कि कॉल रिसीव करना। तो आपने देखा होगा बहुत बारी कि छोटे बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल उठा के हेलो 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 बोलना शुरू कर देते हैं, बट उन्हें ये नहीं पता कि वी हैव टू पिक अप द फोन। तो ये क्या है, ये बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है लर्निंग बाय एम्यूलेशन का। सेकंड इज लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है थॉर्नडाइक करके, उन्होंने जो है बहुत सारे पजल बॉक्स बनाए और वो पजल बॉक्स के थ्रू जो है लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर हमें समझाया है। अभी ये जो लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड है, ये बहुत ही स्टिम्युलेटेड है, इसके अंदर आप थॉर्नडाइक का पूरा एक्सपेरिमेंट देखोगे। तो लेट्स डिस्कस इट वन बाय वन। थॉर्नडाइक क्या करते हैं, थॉर्नडाइक ने एक हंग्री कैट को पजल बॉक्स के अंदर डाल दिया। क्या किया, एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स यानी एक छोटे से बॉक्स के अंदर डाल दिया, एंड पुट अ फूड आउटसाइड जस्ट बॉक्स एंड सच अ वे दैट इट कैन बी सीन बाय अ हंग्री कैट। एक बक्से में हंग्री कैट को भर दिया और उस बक्से के थोड़े ही दूर एक खाने का एलिमेंट रख दिया जिसे हंग्री कैट इजीली देख सके। अब सीधी सी बात है, आपको भूख लगी और आपके सामने मैगी का बाउल रखा जाए तो आप क्या करोगे, सीधा टूट पड़ोगे उसके ऊपर। बट यहाँ पे कंडीशन है, आपको केज में रखा जा रहा है, ठीक है, और वो मैगी का बाउल केज के बाहर है, और इतने बाहर है कि आप इजीली उसे नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे केट के साथ भी सेम हुआ, उसे एक केज के अंदर डाला गया और उसके थोड़े ही नजदीक पे खाना रखा गया। नाउ द कैट ट्राइड टू कम आउट ऑफ द पजल बॉक्स फर्स्ट टू गेट द फूड एंड फॉर दैट इट ट्राइड वेरी हार्ड। जैसे हम करते हैं वैसे ही उसने भी किया, बहुत ही जोर से अपने आप को केज के बाहर लाने की कोशिश करी। एट फर्स्ट इट स्टार्टेड स्क्रैचिंग एंड पुलिंग द बार्स ऑफ द पजल बॉक्स। उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले बार्स को खींचा। केज हम भी क्या करते हैं, केज को खींचते हैं, जैसे हम अपने हिसाब से निकल पाए या निकलना कोशिश करते हैं, बट ये नहीं होता तो फिर क्या होता है, हम गुड़गुड़ाने लगते हैं। सेकेंड चीज वही की कैट ने, उसने क्या किया, रोम्ड अबाउट इन द पजल बॉक्स, मतलब पजल बॉक्स के अराउंड गिड़गिड़ाने लगी, उसके आजू बाजू घूमने लगी, अंदर ही अंदर। The cat was trying to come out of the puzzle but it was not successful. कैट बाहर आने की कोशिश कर रही थी बट वो सक्सेसफुल रहा नहीं। The cat again practiced it the same kind of behavior. Eventually the cat accidentally happened to press the lever and the door of the puzzle box opened. क्या हो गया, उस पजल बॉक्स के अंदर एक की भी रखी हुई थी। की तो नहीं था बट आप कह सकते हो कि एक छोटा सा ऐसा लीवर था, और कैट को ये पता नहीं था। तो एक्सीडेंटली घूमते घूमते केज के अंदर घूमते घूमते क्या हुआ, वो लीवर के ऊपर कैट का पैर पड़ गया, और जैसे ही कैट का पैर लीवर के ऊपर पड़ा, केज का जो दरवाजा था वो ओपन हो गया, सीधा बाहर भागी, खाना जब्त लिया उसने, राइट। यहाँ पे ये जो चीज हुई इसमें ये चीज समझने वाली, हियर द प्रेसिंग ऑफ द लीवर बाय कैट वाज एक्सीडेंटल एंड इट वाज नॉट अवेयर दैट प्रेसिंग ऑफ द लीवर हैड ओपन द डोर। उसे नहीं पता था लीवर को ओपन, मतलब लीवर को दबा के दरवाजा ओपन हो जाएगा, वरना वो पहले ही कर ली थी, राइट, उसे ये नहीं पता था।
तो उसको जैसा उसका एक्सीडेंटली उसका पैर लीवर के ऊपर गिरा तब जाके वो ओपन हुआ. So when the cat was again put back in the box, it went through a series of incorrect response before pushing the lever. नेक्स्ट टाइम अगेन थोड़े टाइम बाद उसी हंग्री कैट को वापस पजल बॉक्स में डाला गया, तो अगेन वो भूल गई कि मुझे लीवर प्रेस करना है. अगेन ऐसा एक्सीडेंट्स होते रहे. तो थॉर्नडाइक ने क्या किया, थॉर्नडाइक ने सेम जो एक्सपेरिमेंट है 24 दिन के लिए करा. कितने दिन के लिए? 24 दिन के लिए. एंड 24th ट्रायल पे when the hungry cat was put in the puzzle box, it immediately pressed the lever and came out the box. 24वें दिन, ये वैसे तो थॉर्नडाइक का कोई प्लान नहीं था कि 24 दिन ही करेंगे, बट 24 दिन लग गए इस चीज को होने में. तो 24वें दिन क्या हुआ? 24वें दिन, दैट इज 24th ट्रायल, एक दिन पे एक ट्रायल, वैसे 24 दिन में 24वें ट्रायल पे हंग्री गेट सीधा बॉक्स के अंदर डाला गया. जैसे ही उसे बॉक्स के अंदर डाला गया, उसने सीधा ही 10 सेकंड के अंदर लीवर प्रेस कर दिया. राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द 24th ट्रायल इट टुक जस्ट 10 सेकेंड फॉर द कैट टू प्रेस द लीवर एंड ओपन द डोर. राइट, तो अब देखिए कि फर्स्ट सेकेंड में जो कैट को 160 सेकेंड लगे थे, मतलब ऑलमोस्ट 2.5 मिनट लगी थी, वही कैट को 24वें दिन 24 ट्रायल पे सिर्फ 10 सेकेंड में पता चल गया कि भाई हमें लीवर ओपन करना, लीवर दबाना है ताकि गेट ओपन हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट या ट्रायल एंड एरर. राइट, पता चला यहाँ पे कि एक पजल बॉक्स के अंदर कैट को डाला, थोड़ी दूर खाना रखा, कैट भूखी थी, उसे खाना चाहिए था. आजू बाजू उसने आटा मारना शुरू किया, स्क्रैचिंग शुरू किया, डंडे को खींचना शुरू किया, केज को खींचना शुरू किया, बट नहीं हो पाया. घूमते घूमते एक्सीडेंटली उसका पैर लीवर पे आया, बक्सा ओपन हो गया, सीधा बाहर जाके वो खा चुकी. अब इस पूरे के पूरे मामले में पहले दिन 160 सेकंड लगे, 160 सेकंड्स. यही जो एक्सपेरिमेंट है वो थॉर्नडाइक ने चलाया. 24वें दिन, दैट इज ऑन द 24th ट्रायल, कैट को सिर्फ 10 सेकंड लगे अंदर जाके लीवर प्रेस करके खाना खाने में. क्यों? क्योंकि उसे पता चल गया था कि सिस्टम कैसी है. राइट, एंड hence the trial and error learning, as trial increases error decreases and finally learning takes place. important है ये चीज आपको याद रहनी चाहिए. as trial increases errors decreases and finally learning takes place. और इसी के लिए इंग्लिश में एक बहुत ही मस्त प्रोवर्ब है, और उस प्रोवर्ब का नाम है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. मतलब जितनी ज्यादा बार प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा बार ट्रायल्स करोगे, एरर्स उतने ही डिक्रीज होंगे. दैट इज एग्जैक्टली ट्रायल एंड एरर लर्निंग मेथड. राइट, एम आई मेकिंग क्लियर? सो आज हम लोग यहाँ पे रखते हैं. नेक्स्ट सेशन में हम लोग लर्निंग बाय कंडीशनिंग के ऊपर देखेंगे. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पता चला होगा, समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसीजर चलता है. व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज द डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ लर्निंग, कितने कितने एलिमेंट्स है लर्निंग प्रोसीजर के, एंड व्हाट इज लर्निंग बाय इम्यूलेशन एंड व्हाट इज लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर. राइट, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए जय हिंद.